पालम एयरपोर्ट से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल बिपिन रावत के घर से संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं, तो वहीं कुन्नूर में घटनास्थल से संवाददाता टी राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद, बहुत गम का माहौल है इस वक्त पूरे देश में, और खासतौर पर अगर उनके पैतृक गांव की बात की जाए, इस वक्त वहां आप क्या तस्वीरें देख पाते हैं? लोगों से आप मिलते हैं तो क्या समझ पाते हैं लोगों की भावनाओं को? जी बिल्कुल, जनरल बिपिन रावत की बात करें तो वो अपने गांव से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, और जो उनके करीबी लोग, जो गांव के लोग हैं, वो बताते हैं कि जो हमको जानकारी मिली है कि वहाँ पे एक स्कूल खोलने की भी योजना थी रिटायरमेंट के बाद जनरल बिपिन रावत की। वो उनका सपना वो अधूरा रह गया, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि उनका सपना जो ज़रूर पूरा होगा। इसके अलावा उन्होंने अपने गांव के लिए बहुत सारे काम किए। एक सड़क को लेकर वो बार बार कहते थे कि सड़क की सुविधा उतनी नहीं थी उनके गांव में, चूँकि पौड़ी गढ़वाल का उनका इलाका है जहाँ पे उनका गांव है, तो बहुत दुर्गम एरिया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो सड़क की उन्होंने बात कही थी कि गाँव तक सड़क पहुँचे, गाँव के अंदर सड़क हो, वो सड़क बनकर तैयार हो गई है। और तो उनका जो सपना था पूरे उत्तराखंड के लिए उन्होंने देखा। आनंद, आपके पास चूंकि मिनट टू मिनट डिटेल पूरी जानकारी है, और आप इस वक्त बिपिन रावत के आवास पर ही मौजूद हैं, दिल्ली स्थित उनका ये आवास, पूरी डिटेल जानकारी दें आप दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी जनरल बिपिन रावत के घर पे जो उनके जूनियर्स थे, जो उनके साथ में काम कर चुके हैं, सेना के अफसर्स या रिटायर अफसर्स जो दिल्ली या आसपास रहते हैं या जो परिवार के करीबी हैं, वो आज दिन भर उनके घर पे एक एक करके आते रहे। अभी थोड़ी देर पहले हम ये देखिए, एक और उनके जो जानकार है, उनकी गाड़ी जो घर के अंदर जा रही है, तो जो उनके साथ काम किया है सर्विस में हो या फिर जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, जो भी दिल्ली या उसके आसपास है, वो एक एक करके उनके घर पे आ रहे हैं। उनकी बेटी है घर पे, उनसे मिल रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं। ये देखिए, एक सेना की गाड़ी घर के अंदर से निकल रही है। तो जो भी आसपास है, दिल्ली के आसपास है, जिसको भी इसकी जानकारी मिली है, जो जितना संभव है वो कोशिश कर रहा है यहाँ पे आने की, खुद यहाँ पे उनके घर पे आकर सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। और आपको हम बता दें कि जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे 7:50 पे जिस विमान से उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है वो पहुंचेगा, वो लैंड करेगा, और उसके बाद वहीं पर जो तमाम बड़े डिग्निटरीज हैं वो उनको श्रद्धांजलि देंगे। और आपको हम मिनट टू मिनट बताएं तो डिफेंस सेक्रेटरी 8:30 पे श्रद्धांजलि देंगे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे। उसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ 8:33 पे, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ 8:36 पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 8:39 पे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8:42 पे, NSA अजीत डोवाल 8:45 पे, रक्षा मंत्री 8:50 पे, और प्राइम मिनिस्टर 9:05 पे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जो शहीद लोगों का जो पार्थिव शरीर आ रहा है उनको श्रद्धांजलि देंगे। और पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर तैयारी इस बात की भी है कि तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति के लिए भी तैयारी है, उनका भी समय बताया गया कि वो भी जा सकते हैं 9:15 पे अपने इन वीर जवानों को, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर या कामराज मार्ग पर लाया जाएगा, जहां पर उनको रखा जाएगा। और उसके अलावा जो भी तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, उनके जो तमाम सहकर्मी रहे हैं, जो जूनियर्स रहे, सीनियर्स रहे, समकक्ष रहे, और जो रिलेटिव्स हैं, वो घर पर श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद कल बरार स्क्वायर में उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी आप बने रहिए हमारे साथ। टी राघवन उस जगह पर मौजूद है, हम दर्शकों को बता दें ये वही जगह है जहां पर कल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, एक दुखद हादसा हुआ था। राघवन, आप सुबह से लगातार वहां की डिटेल रिपोर्ट दे रहे हैं, वहां का मौसम, वहां का टेरेन, वहां की स्थिति, आप दर्शकों को बताएं वहां पर किस तरीके का मंजर था जिस वक्त ये घटना घटी, और किस तरीके का ये पूरा टेरेन है, आप दर्शकों को दिखाएं तस्वीरें। राघवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राघवन के पास हम दोबारा लौटेंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। आप जानते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, बहुत अगर हम ये कहें थोड़ा जंगली इलाका है, तो इसलिए नेटवर्क की थोड़ी सी कमी आ रही है। राघवन के पास हम दोबारा लौटेंगे। पालम एयरपोर्ट से हमारे साथ हमारे सहयोगी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:05 पर पहुंचने वाले हैं, और जितने भी हम ये कहें कि शीर्ष
नेतृत्व हैं, जो चेहरे हैं, वो आज सभी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। इसके बारे में और क्या क्या डिटेल्स आपके पास? मीनाक्षी, 8:50 का वक्त होगा जब रक्षा मंत्री यहां पर होंगे। सबसे पहले डिफेंस सेक्रेटरी यहां पर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, उसके साथ साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, और फिर उसके बाद रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और 9:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे। 9:15 पर सुप्रीम कमांडर यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं, राष्ट्रपति यहां पर होंगे। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। करीबन 4 से 5 की संख्या में ट्रकों को पूरी तरीके से सजाया गया है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ में मधुलिका रावत, उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके अलावा बाकी जितने भी पार्थिव शरीर हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर एक जो अंतिम यात्रा है उसके लिए पूरे तरीके से ट्रकों को सजाकर, और यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके परिवार के लोगों को भी अंदर ले जाया गया है। 31 मूवमेंट यानी पालम टेक्निकल एयरबेस जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, उससे महज थोड़ी आगे वो जगह है जहाँ पर ये पूरी रीतलेइंग की जाएगी, और प्रधानमंत्री यहाँ पर आके उन्हीं सभी जो देश के वीर हैं, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देंगे, साथ में ब्रिगेडियर लीडर, उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर, और साथ में जितने भी PSOs, उसके अलावा जो ग्रुप जो विंग कमांडर पृथ्वी हैं, उनके साथ साथ सभी 13 के 13 के पार्थिव शवों को वो श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद उनके सभी बने रहिए हमारे साथ, और तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। और हमारे लिए उस जगह को समझना, वहां की स्थिति को जानना बहुत जरूरी हो जाता है जहां पर ये दुर्घटना घटी, जहां पर ये दुर्दांत घटना घटी। राघवन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा इस इलाके के बारे में तफसील से दर्शकों को जानकारी दें, वहां की स्थिति बताएं, वहां का मौसम कैसा रहा, इस बारे में पूरी जानकारी दें। जी देखिए, एक बार फिर वो इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से अब वापस एक तरह से मिस्ट हो गई है। ये मौसम की जो आंख मिचोली का खेल है, ये हम सुबह से देख रहे हैं। अचानक मौसम में इतना बदलाव आता है कि विजिबिलिटी जो है बिल्कुल जीरो हो जाती है। वहां पर आप देखिए शाम का वक्त हो गया, वहां पर लाइट्स लगाई गई हैं ताकि इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को पूरा किया जा सके। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहुत अहम चीजें जो है इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी, वो ऑलरेडी आर्म फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले ली है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण वो ब्लैक बॉक्स है जिससे पता चलेगा कि इस इंसिडेंट की असली वजह क्या है। वो ब्लैक बॉक्स अब एनालिसिस उसका किया जा रहा है, जिससे डाटा से ये पता लगा पाएगा कि आखिरी वक्त पर इस हेलीकॉप्टर के साथ साथ क्या हुआ था। एक बार फिर अगर हम इस टेरेन को आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए किस तरह से यहां पर बहुत ज्यादा साफ मौसम रहता है और अचानक कुछ मिनटों में यह मौसम बदल जाता है और पूरी तरह से यहां पर धुंध कोहरा छा जाता है। तो क्या कोहरा इस एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह बना, यह भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो 13 लोग थे जिनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बाकी सेना के दूसरे अधिकारी थे, उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली ले जाया जा रहा है। और एक जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं, उन्हें यहां से बेंगलोर शिफ्ट किया गया। हालांकि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल बनी हुई है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में फिलहाल उनका उपचार किया जा रहा है। राघवन, इन तस्वीरों को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कैमरे की लेंस में इतना ज्यादा मिस्ट दिखाई दे रहा है तो फिर जिस वक्त हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था और वो एक ऊंचाई पर था, उस वक्त वहां पर स्थिति क्या थी? जितनी भी अभी तक आपने लोगों से बात की है, जो जानकारी आप इकट्ठी कर पाए हैं, उसके बारे में तफसील से जानकारी दे राघवन। जी देखिए, जो आई विटनेसेस हैं मीनाक्षी, उनका ये साफ साफ कहना था कि जिस वक्त ये तकरीबन 12:20 पर तो जब ये हादसा हुआ, उस वक्त यहां पर बादल थे। कम से कम 6 से 7 लोगों ने ऐसा हमें बताया। लेकिन जब विमान ने उड़ान भरी थी सूलूर एयरबेस से, तब मौसम बिल्कुल क्लियर था। फिट टू फ्लाई कंडीशन में ही किसी भी विमान को उड़ने की यहां पर इजाजत मिलती है। लेकिन यहां पर जो मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यह कहना है कि अचानक हिली टेरेन में लो लेवल पर एक क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। उसकी जानकारी मौसम विभाग पूर्व में नहीं लगा सकता है। कोई राडार उससे राडार से वो पता नहीं चलता, वो फिजिकल वेरिफिकेशन से ही वो जानकारी मिल पाती। तो अगर ऐसे वक्त पर जब ये हेलीकॉप्टर यहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर उसे लैंड करना था, उस वक्त पर अगर लोअर फॉर्मेशन हुआ है क्लाउड का और उस वक्त ये मिस्ट हुई और बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो हो गई, हो सकता है कि वो भी हादसे की एक वजह हो।
क्योंकि जो टेक्निकल स्नैक की बात हो रही है, टेक्निकल ग्लिच की बात हो रही है, लगातार ये कहा जा रहा है आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से भी कि जो हेलीकॉप्टर था वो मोस्ट इक्विप्ड और एडवांस था और बहुत सारे थॉरो चेक्स के बाद ही उसे उड़ान भरने के लिए सूलूर से यहां पर भेजा गया था। ऐसे में इसकी असली वजह क्या है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और बहुत जल्दी हमको लगता है कि जब डाटा एनालिसिस हो जाएगा सीडीआर का, ब्लैक बॉक्स का, उसके बाद वो सारी तमाम चीजें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम सुबह से नोटिस कर रहे हैं कि मौसम एक बहुत बड़ा यहां पर जो है विलन बन सकता है। मौसम विलन बन सकता है। और जब राघवन ये बात कह रहे हैं तो मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि राघवन खुद आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ के लोकल भाषा जानते हैं, यहाँ के संवाद को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप राघवन की बातों से ये अंदाजा लगाएं कि उस वक्त वहां पर मौसम वाकई खराब रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी राघवन जो मैं आपके पीछे देख पा रही हूं कि अगर कैमरे की लेंस में इतनी ज्यादा मिस्ट अगर ग्राउंड पर दिखाई दे रही है तो आसमान में क्या स्थिति रही होगी। क्योंकि एक वीडियो भी जो हमने देखा था जिसके बारे में दावा किया गया कि ये क्रैश से चंद सेकंड पहले का ही वीडियो है, उसमें भी हम आसमान में देख रहे हैं क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो अगर आप उस वीडियो को भी देखेंगे मीनाक्षी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ हिस्से तक हमको हेलीकॉप्टर साफ साफ नजर आता है। उसके कुछ पलों में ही वहां पर मिस्ट फॉर्म होती है और हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। उसके बाद एक आवाज सुनाई दे रही है। यहां से जहां पर हम अभी क्रैश साइट पर हैं, यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो रेलवे ट्रैक है। एक टॉय ट्रेन जो है वो ऊटी से कुन्नूर के बीच में चलती है। उस टॉय ट्रेन के ट्रैक से किसी टूरिस्ट ने वो वीडियो कैप्चर किया था और वो वीडियो हमें मिला जो हमने दर्शकों को दिखाया। उससे भी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पल भर में यहां पर मौसम बिल्कुल बदल जाता है। और हमने खुद इस बात को महसूस किया कि यहां से 1-2 फीट की दूरी पर भी कोई हमें नजर नहीं आता जब ये मिस्ट पूरी तरह से यहां फॉर्म हो जाता है। और ये जो है लोअर लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से होता है और हो सकता है कि जब उड़ान भरते वक्त विमान जो है वो बिल्कुल सही अवस्था रही हो मौसम की, लेकिन जब वो यहां पर पहुंचा तो हो सकता है कि ऐसी एक संभावना है जिसकी जांच की जा रही है। अच्छा राघवन, एक बात और बताएं, क्योंकि आज सुबह से हम लगातार आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं। जो सुबह का मौसम था या जो दोपहर की विजिबिलिटी थी और जो अब शाम की विजिबिलिटी नजर आ रही है, उन तीनों में अलग डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो जिस वक्त ये दुर्घटना घटी 12 बजे से लेकर 12:08 जब एटीसी से संपर्क टूटा था हेलीकॉप्टर का, आज की तारीख में जब आप वो मौसम वहां पर देखते हैं या जो सिचुएशन आप देखते हैं वो कैसी पाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल ये बताया गया था कि मौसम बहुत साफ था। आज ऐसे लोकल जो स्थानीय लोग हैं जहां पर हम अभी खड़े हैं, यहां पर अगर हम आपको इस तरफ थोड़ा सा हमारा कैमरा पैन करके दिखाएं तो ये वो कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स है जो यहां पर रहते हैं, इन चाय के बागानों में काम करते हैं, रोज इस मौसम को देखते हैं। उनसे भी हमारी लगातार बात हुई। उनका यह कहना था कि कल जो है मौसम ज्यादा साफ था, आज जो है धुंध ज्यादा यहां पर नजर आई और हमने इस बात को विटनेस भी किया। और ये भी यहीं पर जहां पर हम इस साइट पर सुबह से खड़े हैं और कुछ मिनटों में अभी आप देखिए बिल्कुल क्लियर आपको यहां से व्यू नजर आ रहा है। हालांकि कैमरा उतनी दूर तक आपको तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं कि यहां से मुझे वो क्रैश साइट साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ मिनट पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त भी यहां पर धुंध थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहां पर हर पल हर मिनट कह सकते हैं कि मौसम जो है वो लगातार बदलता रहता है। और यही वजह है कि इस बात की संभावना से अब इनकार नहीं किया जा रहा है कि जब वो हेलीकॉप्टर इस वक्त इस जगह पर उड़ान भर रहा था 12:20 पर तब वो क्रैश हुआ स्थानीय लोगों के मुताबिक, क्या तब भी यहां पर उतनी धुंध थी कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई। आज जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े और जो विमानों को जानकारी रखते हैं विमानों के बारे में, मनीष, उन्होंने ये कहा कि देखिए दो तरीके से फ्लाइंग होती है, एक विजुअल फ्लाइंग होती है और एक इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइंग होती है। अगर विजुअल फ्लाइंग हो रही होगी तो ये समस्या जरूर आ सकती है कि क्रैश की स्थिति तक पहुंचा, लेकिन अगर ये इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइंग हो रही होती तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। और ये सब कुछ साफ तभी हो सकता है कि जब डिटेल निकले ब्लैक बॉक्स से या जो ऑडियो रिकॉर्डर से जो भी डिटेल्स आ पाई हैं उसी से ये क्लैरिटी मिल सकती है। इस दिशा में आपके पास अभी तक क्या जानकारी है मनीष? मीनाक्षी, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो इंस्ट्रूमेंट गाइडिंग सिस्टम है दरअसल ये सिविल एयरक्राफ्ट में होता है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और मिलिट्री हेफ्टर में, क्योंकि वो लो लेवल फ्लाइंग करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल उनका होता है। तो इसीलिए यानी आप ये समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंट गाइडिंग सिस्टम का मतलब यह है एक प्रॉपर रूट जो कि मैप्ड है जिसमें सिविल एयरक्राफ्ट ट्रेवल करते हैं और वो प्रॉपर सैनिटाइज होता है, वो फनल होता है, मतलब उसी रूट पर जाना है। आप उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि यहां से अगर आपको करीबन 4 किलोमीटर सीधा जाना है तो वो बिल्कुल रूट तय है, वहीं पर जाना है। लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट या मिलिट्री
मिलिट्री हेप्टर वो अनइवन फ्लाइंग करता है, क्योंकि वो मिलिट्री ऑपरेशंस में उसका इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए उसको आप लोअर लेवल फ्लाइंग या हाई लेवल फ्लाइंग को इससे जोड़ के देखेंगे, वो ज्यादा ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, जो इस समय एक्सीडेंट जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो सेटअप हुआ है, उनका जो प्राइमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं सुलूर के, उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। ब्लैक बॉक्स जो कि ऑरेंज होता है, डार्क और मतलब बिल्कुल ऑरेंज इन कलर होता है, उसमें जो इस समय कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसको कैप्चर किया गया। उसके अलावा जो फ्लाइंग डेटा रिकॉर्डर है, इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉकपिट के अंदर होने वाली हर एक बातचीत, जिसमें कहा गया कि मेडे कॉल साइन दिया या नहीं पायलट ने, यानी विंग कमांडर पृथ्वी ने मेडे, जब वो क्रैश हो रहा था, एक्सीडेंटल क्रैशिंग हुई, तो उस दौरान मेडे कॉल दिया या नहीं दिया, उसको लेकर क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्लाइंग डेटा रिकॉर्डर है, बैटरी ऑन होने से लेकर कोलैप्स होने तक उस समय की हर एक हलचल उसके अंदर रिकॉर्ड है। तो इसीलिए अभी एनालिसिस के लिए करीबन 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम लगेगा और उसके बाद यह तय होगा कि आखिरकार ये मुख्य वजह क्या है। और इसीलिए एयर मार्शल मानवेंद्र खुद इस इंक्वायरी को लीड कर रहे हैं, जो कि चीफ हैं एक ट्रेनिंग कमांड के। अब इसके साथ साथ ये जो, क्योंकि हमें जो मेट डिपार्टमेंट ने ये बताया कि मनीष, आप इसको आगे कंप्लीट करें, उससे पहले ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ी सी आप डिटेल और दे दें, क्योंकि आपने कहा कि जो वॉइस रिकॉर्डर होता है वो उसी के अंदर इनबिल्ट होता है, उसी के अंदर अटैच्ड होता है, तो उसमें कितनी देर की बातचीत रिकॉर्ड होती है, इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल दें। मीनाक्षी, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊं कि 11:48 पर यह सुलूर से फ्लाई किया। 11:48 से ठीक 10 मिनट पहले जब ये पूरी तरीके से बैटरी इसकी ऑन हुई, यानी मी 17 V5 की बैटरी ऑन होते ही ये ब्लैक बॉक्स एक्टिव हो गया। हमें जो बताया गया कि मी 17 V5 का जो ब्लैक बॉक्स है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में या तो फिर पीछे विंग की तरफ यानी टेल की तरफ होता है या फिर आगे की तरफ होता है। तो इसके साथ साथ जैसे ही सब, और ये रोबस्ट कंडीशन में है, इसको कई सारे इसके टेस्ट किए जाते हैं, तब जाके ये ब्लैक बॉक्स किसी भी एयरक्राफ्ट में या हेप्टर में सेटअप होता है। जैसे ही बैटरी ऑन हुई उसके तुरंत बाद ही जो मेंटेनेंस टीम है उन्होंने मी 17 V5 का मेंटेनेंस देखा। और मीनाक्षी, हम आपको यह भी बताते हैं ये लॉग्ड है, मतलब ये डिटेल भारतीय वायुसेना ने इस समय आर्मी हेडक्वार्टर से भी साझा की है और रक्षा मंत्रालय से भी साझा की है। और उसमें जो मैप्ड डेटा था, दरअसल जैसे ही वो बैटरी ऑन हुई उसके बाद वो पूरा जो एक्सटर्नल चेकिंग है वो पायलट ने की, मेंटेनेंस स्टाफ ने की, मेंटेनेंस रजिस्टर में लॉक किया गया, टेम्परेचर देखा गया। उस समय 19 से 20 डिग्री टेम्परेचर था सुलूर का। उसके बाद जो विजिबिलिटी थी वो 1500 to 2000 मीटर्स की थी, यानी करीबन 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर थी। तीसरा, जो प्रेशर था वो बिल्कुल एक्यूरेट था और उसके बाद ही फ्लाइंग की गई, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है और ऐसे में मिलिट्री ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट को कोई भी फिक्स्ड रूट आप विजिबल फ्लाइंग आप कह लें या इंस्ट्रूमेंट गाइडिंग सिस्टम के तरीके से कह लें, क्योंकि विजिबल फ्लाइंग होती है और ये एक नॉर्मल रूट है जहां पे वेलिंगटन सीनियर वीवीआईपीज या सीनियर ऑफिशियल्स लगातार मूव करते हैं। और इसीलिए जब ये वहां से मूव कर रहा था तो उस समय ब्लैक बॉक्स के अंदर एक एक डिटेल मौजूद है। विंग कमांडर जो पृथ्वी सिंह चौहान, साथ में स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण, उसके अलावा जो बाकी इन सब की जो और यही इसीलिए हैरानी होती है मनीष की फिट टू फ्लाई मौसम था, एयरक्राफ्ट आपका A1 क्वालिटी का था, स्पेशलाइज्ड आपके पास पायलट्स थे, आपका पूरा स्टाफ था, इसके बावजूद इस तरीके की घटना घट गई, ये अपने आप में हैरान कर देती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। जनरल रावत के साथ नीलगिरी की पहाड़ियों में आखिर हुआ क्या था? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।